the last speaker for today is Mr. Prakash Ambedkar. As we all know, he's a Dalit leader, the president of the Bharatiya Republic Karmachari Mahasangh. But here basically he has come because he's also very closely involved with the Sudhir Davle Muktata Abhiyan. He, along with the other members of the Sudhir Davle Muktata Abhiyan, has gone and he has visited the authorities to talk about these false cases which were foisted against Sudhir. Sudhir Davle Arun has spoken about Islam. He was another person in 2011 who was arrested under 124A of IPC, as well as, that is for sedition, as well as under UAPA. In fact, who was Sudhir Davle? If he was not in Nagpur jail today, he would have been sitting here along with us. He was a Dalit activist, a social activist, an editor of a bi-monthly who used to be present at all meetings, used to raise his voice, played a great role with regards to the Khailanje massacres to ensure that those who are guilty are brought to book. And now in January 2011, he too has been arrested. Filed a bail application in the Sessions Court, appealed it, challenged the order, rejecting his bail to the High Court. But still bail has not been granted to him. So he's still undergoing imprisonment as an under trial in Nagpur jail. So our next speaker will be Mr. Prakash. सुधीर ढवळीच्या संदर्भात बोलायला या ठिकाणी सांगितलं मी मान्य केले सगळे ठेवून याचं कारण मराठीत कळतं की तरी हिंदी सुद्धा हे करू शकतो हिंदी Sudhir Davle is a case where all of us need to introspect on both situation that we are facing. I am saying introspect because there are two sides of the same coin. One is we were dealing with the political leadership who was sympathetic towards Sudhir Davle and his position. And on the other side, there was a police force, an IG who is responsible for all these activities, had taken a negative stand as to why the order of the ministers could not be implemented. करीब करीब मैं समझता हूँ कि हम लोग ने 6-7 बार इन डिटेल चर्चा हुई, चार्जेस पे हुई, उसके साथ साथ एविडेंस क्या है उस पर भी चर्चा हुई, इनका जो पास था उस पर भी चर्चा हुई, 6-7 साल के जो बीच में थे उन पर भी उनकी जो कार्रवाई थी उस पर भी चर्चा हुई। लेकिन किसी भी तरह से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो था, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उन बातों को मानने के लिए चर्चा में तैयार था, लेकिन उसको अमल करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि हमारे हाथ बंधे हुए। और ये परिस्थिति पर मैं जब गौर करता हूँ तब मुझे लगता है कि हम लोग ने कहीं ना कहीं तो ही कुछ चीज़ों पर गौर नहीं किया। फिलहाल जब कॉलेज यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे तब उनके पास हम लोग ने एक केस ली थी जिसका नाम था हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट करके इस देश में, जो देश भर के अंदर करीब 168 क्रिमिनल ट्राइब्स करके थे, महाराष्ट्र के अंदर 48 क्रिमिनल ट्राइब्स थे कि जिनको हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट के तहत उन पर एक कार्रवाई चली। जैसे जैसे हम लोग उनके जांच करने लगे तो वैसे हम लोग को पता चला कि ये जो पुलिस की जो मेंटालिटी बनी है, ये मेंटालिटी इसलिए बनी है कि नासिक में जो ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस को, वहां पर उसका एक माइंड कंडीशनिंग किया जाता है।
उस कंडीशनिंग ऑफ माइंड के बाद आप उसको कितनी भी चीजें उसको सुधारने की कोशिश करो, उसको बदलने की कोशिश करो, ये आदमी बदला हुआ है, ये भी अगर उसके सामने आए, लेकिन उसकी जो कंडीशनिंग ऑफ माइंड हुई है उससे वो बाहर नहीं निकलता है और ना उसे वो स्वीकारने के लिए तैयार। एक तरफ हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है, इन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं मान के चलता हूं कि सामाजिक तौर पर ये जो कानून बना है, ब्रिटिश के जमाने के अंदर इट वॉज नोन एज क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1889। उसके बाद में जब शुरुआत हुई, जब आंदोलन हुआ, मैंने जैसे कहा कि 88-89 में मुंबई हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड देयरफॉर इट शुड बी सेट असाइड, इट वाज सेट असाइड। इन रिप्लेसमेंट ऑफ दैट द हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट हैज कम इनटू। दैट हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट टेक्स वेरियस फॉर्म्स इन वेरियस स्टेट्स एंड वेयर दिस हैज टेकन फॉर्म इन वेरियस स्टेट, जहां पे ये कानून बना है, पुलिस ट्रेनिंग के अंदर का एक मैनुअल बन चुका है। उनको उस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग के हिस्से के बाद, क्योंकि रिटायर्ड ऑफिसर्स की बात में जब हम उनके साथ बात करते हैं कि आप सर्विस के बाद इस पे लड़ने के लिए आ रहे हो, तो आपकी वजह क्या? क्या आपकी जरूरत जब हमको थी, आप सर्विस में थे तब आपकी जरूरत थी, लेकिन आप रिटायरमेंट के बाद आपकी कोई जरूरत नहीं, हम तो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। तब कहता है कि ये उस सर्विस के बाहर निकलने के बाद जब हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपनी तौर से, तो हम लोग को कहीं गिल्टी लगता है कि हम लोग से कहीं तो भी गलती हुई है और उसको सुधारने के लिए हम अभी यहाँ सामाजिक तौर से काम करने के लिए आइए, बाहर पढ़ने के लिए आइए। मैं समझता हूँ कि हम लोग जब तक जड़ के नीचे इसको झांकना नहीं शुरुआत करेंगे, तब तक मैं मानता हूं कि हम लोग इन छोटी बातें जो है, जिस पर मैं कहता हूं कि सेग्रीगेशन का इशू हो या वेजिंग ए वॉर अगेंस्ट द स्टेट हो, मैं समझता हूं कि वी आर अ पार्ट ऑफ अ स्टेट। एवरी सिटीजन इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेट, and if every citizen is a part of a state, he has every right to wage a war against the state because he is forming that government. लेकिन जिस तरह से मैंने कहा, मैं कहूँगा कि कोटा का कानून, उसके खिलाफ जब आंदोलन 92-93 में चला, बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम राज्यसभा। We 4 or 5 of us, where Rajgopal took a lead, in which is saying that let's have one simple question as to how many people you have arrested and how many people you have put them into jail. How many people they have put into jail, the figure didn't come out, but when it came to the question of conviction, it was less than 1%. When we said that if there is less than 1%, then why do you need this kind of law, and therefore it should be set. That set the ball rolling in the whole society and in the country, and later on, even after all opposition, the government was forced to withdraw that Dragon Act. I think so. We are not looking at the situation in which we are developing, and today I think so this law will be used more rigorously in the situation what we are faced today. What Mr. Bastian has stated is that the government has lost the confidence, or I may say so, the people have lost confidence in the government. This is the nonsense. The second aspect is there is no any other alternative. कोई पर्याय दिखाई नहीं देता कि जो इसको कैप्चर कर सके। और आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोग अगर देखा जाए आज की परिस्थिति के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि we are on the verge of a collapse or coming into a situation where we faced in 1990. Socially, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक अशांति बड़ी पैमाने पर पनप रही है। दूसरी तरफ राजनीतिक खोखलापन इस देश के अंदर इतना बढ़ रहा है कि जहां अब लोग किसी पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। There is no creditable alternative, either a leader or a political system which is in existence as of today. And the third is
due to certain reforms that we started in 1990 and be accelerated by the present government, or I can say by Manmohan Singh, that we are heading for an economic bankruptcy as we may see. On the current account of external balance of payment, I think so we might be a defaulters again as the situation stands. And that I think so will set the whole chain of reaction which will affect the nation as such. This is a period I think so where we should look across the world as to what happened to those countries when they were faced with a triangle where you have a social unrest, you have no creditable political alternative, and thirdly, you have no social system which can bind people together. In such situation, there is bound to be critical organizations coming up in this country who will analyze and who will speak against the government. And once एक दफे ऐसी परिस्थिति उभर आती है तो मैं मान के चलता हूँ कि सरकार इसको दमन करने के लिए और रिपरकेशंस के माध्यम से पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करना शुरुआत करेगी। और हम लोग को इस बारे में लोगों को उजागर करना सबसे बड़ी बात है। मैं समझता कि सुधीर धवले का आंदोलन हम लोग का फेल हुआ। मैं इसलिए मानता हूं कि हम लोग ने उनके पीछे पब्लिक सपोर्ट जो चाहिए था, वो पब्लिक सपोर्ट हम लोग मेरे ख्याल से चाहे मीडिया हो चाहे दूसरे माध्यम से हो, वो हम लोग सरकार के सामने लोगों के सामने नहीं ला सके। हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने उसको रखते हैं। और पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी है, मैं जैसे मैं अभी मानता हूँ कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप आप एग्जीक्यूटिव के साथ में बैठ के डरती है, उनके खिलाफ कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके कबर्ड के अंदर जितने भी स्केलेटन्स है, अगर एक एक स्केलेटन करके बाहर आना शुरुआत करे तो उनके जमीन पांव के नीचे की जमीन जो है वो खिसक जाएगी और वो कहाँ बचने के लिए तैयार नहीं। इसलिए वो हमारे साथ में बात करते समय सभी बातें एग्री करते हैं, लेकिन जिस फोर्स के साथ, जिस अधिकार के साथ, जिस वजन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहिए कि यह आपकी बात गलत है, वो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को उतनी बात नहीं कहते हैं, उतना यही कहते हैं कि हम और एक रिपोर्ट मंगाएंगे। और हम लोग सरकार को यही कहते हैं कि आप रिपोर्ट मंगाते हो उस अधिकारी से कि जिस अधिकारी ने पहला ही रिपोर्ट दिया है। अब एक व्यक्ति ने एक रिपोर्ट दिया है तो वो दूसरा रिपोर्ट दूसरी तरफ से कैसे दिएगा? वो तो वही रिपोर्ट मेरे ख्याल से रिपीट करता रहेगा और मेरे ख्याल रिपोर्ट आती रहेगी और उसके अंदर आपको कोई तब्दीलियां नहीं दिखाई जाएगी। और इसलिए इन सब परिस्थितियों को देखकर मैं आपसे आगाह करना चाहता हूँ, ये जो पॉलिटिकल रिपरकेशंस है कार्यकर्ताओं पर, और विशेष तौर पर मैं मान के चलता हूँ कि जो ये लिबरलाइजेशन के खिलाफ है या ये जो ओपन इकोनॉमी के खिलाफ जिनकी आवाज़ है, मेरे ख्याल से उनकी आवाज़ दबाने के लिए सरकार की रिपरकेशन मेजर्स और बढ़ते जाएगी। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब ब्रीड करती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब ब्रीड करती है तो उसका पहला शिकार कौन होता है? तो जो लोगों को उजागर करे, लोगों के सामने जाके अपनी बात कहते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे, वो मेरे ख्याल से पहले शिकार यहाँ पर होते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये परिस्थिति आज इस देश में डेवलप होते जा रही है। और मैंने जैसे कहा कि हम लोग एक रिएक्शन की तौर से हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं कि हमारी मूवमेंट क्या है। तो हमारी मूवमेंट में मान के चलते हैं कि रिएक्शन है कि किसी को पकड़ लिया है, उसको छुड़ाने की हम लोग बात करते हैं। मैं मानता हूँ कि इसके आगे जाके हम लोग को सोचना जरूरी है, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। और वो ये है कि भैया ये जो व्यक्ति है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया या जिस पर यह है कि भैया इसने देश के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, मेरे हिसाब से इस व्यक्ति की कार्रवाई क्या थी, ये कार्रवाई लोगों के सामने बताना सबसे जरूरी बात है। हम लोग अगर इन बातों को उजागर नहीं करेंगे तो ये जो आम आदमी है, ये आम आदमी ऐसा रहता है कि वो
सरकार की तरफ उसका विश्वास अधिक होता है और संगठन की तरफ उसका विश्वास उतना नहीं होता है कि जितना होना चाहिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि लोगों का ये विश्वास हम लोग की तरफ हो, तो जैसे आज सीएजी ने आंकड़े के माध्यम से टू स्पेक्ट्रम का घोटाला जो है, या ये इतने हजार लाख करोड़ रुपया का है, यही आम आदमी सोचता है कि ये अगर सरकार की तिजोरी में अगर चला जाता तो शायद मेरी गरीबी दूर हो। ये उसके दिमाग में बात आज बैठ गई है। मैं समझता हूं वैसे ही ये जो कार्यकर्ता के लिए हम लोग झगड़ रहे हैं कि उनकी आजादी उनको दोबारा मिले, किसी प्रकार की यहाँ पर पाबंदी ना हो, किसी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मैं समझता हूं कि यहाँ पर एक और आगे जाके कहना जरूरी कहूंगा यहाँ पर कि वी मस्ट आस्क द पॉलिटिकल सिस्टम टू डिफाइन व्हाट दे मीन बाय सेटिल्मेंट। Because if you accept democracy, then you must accept criticism also. और सरकार के खिलाफ कुछ बातों पर कह रहा, अगर आप कहेंगे नहीं कि हम सरकार के खिलाफ या इसको आगाह कर रहे हैं या इसको जागरूक कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं 5 साल के बाद तो सरकार यहाँ पर रहेगी या जो सरकार है, ये सरकार 5 साल के बाद रहेगी या नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। There needs to be a distinction between the government and the state. There needs to be a distinction between a political speaking against a political system and speaking against the nation. Unless this final definition is brought about, that what these political workers are speaking is they are speaking against a political system. They are speaking against the political system doesn't mean they are speaking against the nation. So what is termed as sedition means that sedition means that you are speaking against the nation and not against the political system. These two things have been combined, and therefore the government has been able to grab freedom of some of the individuals who have been speaking against the government. मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी एक दलित मूवमेंट के साथ जुड़ा हूँ, जहाँ पर हम लोगों की भी दायरा जो मैं मान के चलता हूँ वो यही है कि कहीं अत्याचार हुए तो उनके साथ में उनको न्याय देने की बात करें, लेकिन यहाँ अत्याचार न हो ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए जो हम लोगों के कदम होने चाहिए वो हम लोग के कदम नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि हम लोग ना सिर्फ, जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल वर्कर जो है इसी विचारधारा को कि जिसको पुलिस के दमन के सामने जाना पड़ता है, उसी तरह सामाजिक तौर के रूप में मैं मान के चलता हूँ कि अगर ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट के फिगर्स अगर आज निकाले जाएं तो मैं मान के चलता हूँ सिर्फ महाराष्ट्र में करीब करीब आपको 40,000 आदमी ऐसे मिलेंगे कि जो चोरी हुई है या कहीं मर्डर हुआ है तो किसी भी पाड़े पर जाके ये जो 48 क्रिमिनल क्राइम्स है इनमें से पकड़ के लाके बंद कर दिया और जिसकी सुनवाई नहीं होती, जिनकी कोई न्याय व्यवस्था प्रणाली इनको स्वीकारती नहीं है, गरीबी की वजह से उनकी केसेस कोई लड़ता नहीं है और वो जेलों में सड़े हुए। ये जो मानसिकता बनाने की सरकार की जो एक प्रोसेस बनी है, इस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस को हम लोग जब तक रोक नहीं लगाएंगे, हम लोग जब तक ये नहीं कहेंगे कि ये जो पुलिस ट्रेनिंग का जो हिस्सा बना है इस देश के अंदर, या लोग जो है वो देश के खिलाफ ही लड़ते रहेंगे। ये जो पुलिस की एक मानसिकता यहाँ पर बनी है, जो ब्रिटिश की मानसिकता यहाँ पर थी कि जिसको हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, उस मानसिकता को बदलने के लिए यहाँ की व्यवस्था ही अगर जब तक नहीं बदलती तब तक मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ की पुलिस के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग के साथ में कोई व्यवहार या कोई न्याय मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। पॉलिटिकल सिस्टम जो आप अपने जैसे है कार्यकर्ता है, नेता बने हैं, मंत्री बने हैं, कि जिनको एक भावना होती है, एक फीलिंग होती है, लोगों से आए हुए, इसलिए वो अपने साथ में
बैठते बैठते कहेंगे नहीं भैया ये गलत हुआ है, ये नहीं, आज मैं कुर्सी पर हूँ, कल मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी भी हालत क्या होगी, तो ये आपके साथ में सहानुभूति दिखाएंगे। लेकिन यहाँ जो दो पैरेलल सिस्टम चली है, पॉलिटिकल सिस्टम चला है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो चला है, कि जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पूरी तौर से अभय दिया गया है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये जो उसको अभय दिया गया है और उसकी एक जरूरत भी ऐसा मैं मान के चलता हूँ, इनमें हम लोग जब तक रिफॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे तब तक मैं मानता हूँ कि ये जो ड्रैगोनियन सिस्टम यहाँ पर बनी हुई है, इस ड्रैगोनियन सिस्टम में हम लोग कोई बदल नहीं कर सकते या इसको कोई बदलाव नहीं लाना चाहते। जैसे मैंने कहा कि अभी के जो मंत्री है जिनके सामने हमने सुधीर ढवले का केस कहा, तो उन्होंने हमको बताया कि पहली बार उन्होंने किस तरह से क्लासेस में अटेंड किए, 3 महीने संगठन में रहे, इसलिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है क्या नहीं है। लेकिन मुझे आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन के रिपोर्ट के अलावा कुछ नहीं यहाँ पर कर सकता। और इसलिए दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ पे सरकार से हमने जैसे सुधीर ढवले के बारे में कहा कि हम लोग आप ऐसा एक एविडेंस ले आइए कि जो इंडिपेंडेंट आदमी का है कि भाई ये प्रोड्यूस करने के बाद इनको अगर कन्विक्शन होता है तो हम दोबारा आपके साथ में। मैं कहा जिस दिन आपका ये एविडेंस हो उस दिन आप बुलाइए, आप जिस आदमी को लेना चाहते हो उस आदमी से पूछिए, अगर ये एविडेंस सही है तो मैंने कहा उसको आप अंदर रखिए, हम लोग आपके पास दोबारा नहीं आए। लेकिन आज तक वो चैलेंज आने के बाद भी हम लोग जितने भी लोग जाते थे, आज भी एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोग को बुलाया नहीं है, ना वो एविडेंस पता है कि जिसके तौर से सुधीर ढवले को अंदर रखा जा सकता है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि एक मानसिकता यहाँ पर बनी है कि भैया ये 48 लोग जो है ये क्रिमिनल है, तो ये कभी सुधारेंगे नहीं, ये क्रिमिनल ही बन चुके। उसी तरह से एक किसी पर अगर स्टैंप लग गया है, फिर पुलिस का स्टैंप लग गया है कि ये है, तो उससे वो बाहर निकलने के वहां पर तैयार है। ये दोनों मैं पैरेलल के रूप में यहाँ पर देखता हूँ। और इसलिए इस मानसिकता पर हम लोग जब तक चोट पहुंचाने की बात नहीं करेंगे, इस पर जब तक हम लोग अटैक करना नहीं शुरुआत होगी कि ये आपकी ये मानसिकता है, आप एविडेंस पे बात नहीं कर रहे, आप चार्जेस पे बात नहीं कर रहे, आपने एक दिल के आपसे एक मान लिया, आपके विचार एक शरीर ने जो मान लिया कि ये आदमी यही है, आप उसी को इस प्रकार से आप उसको ट्रीट कर रही हो, ट्रीटिंग है जस्ट बिकॉज यू आर कन्विंस्ड दैट ही इज दैट वे, यू हैव नो एविडेंस on record to show that he is that kind of a person। मेरे ख्याल से ये जो परिस्थिति है इस पर हम लोग जब तक गौर नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूँ कि जैसे अरुण ने कहा, फरहान ने कहा कि यहाँ पर कई लोग अंदर हैं, 10,000 के लोग अंदर हैं, हम लोग इनको न्याय दे नहीं पाएंगे। जिन लोगों के नाम हम लोग के सामने आते हैं जो मेरे ख्याल से यहाँ पर उनके लिए हम लोग लड़ते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे जैसे उन्होंने कहा कि उनके लिए कोई लड़ने के लिए है भी नहीं। और मैं समझता हूँ कि इसकी एक व्यवस्था जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे कि क्या हम लोग करना चाहते हैं। और मैं जैसे कहूँगा कि नॉट ओनली बीइंग अ रिएक्शन ऑर्गेनाइजेशन बट वी ऑल्सो शुड बी अ पॉलिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग जब तक रोल नहीं करेंगे तब तक मेरे ख्याल से आम आदमी जो है वो आम आदमी यही हम लोग के बारे में सोचता रहेगा कि भैया ये तो हमेशा रोते रहता है, ये रोने के अलावा दूसरा और कुछ करता ही नहीं है, पुलिस सही है या ये सही है। हम लोग इस दोहराए पर उसको छोड़ दिया है। मैं समझता हूँ कि ये जो व्यक्ति है जिसको पकड़ा गया है उसकी क्या वजह है, सरकार के पास क्या है। हम लोग एक दो तीन केसेस के बारे में अगर जब तक पब्लिकली इसको डिबेट नहीं शुरुआत करें, पब्लिक डिबेट जब तक इसका नहीं शुरुआत करेंगे तब तक मेरे ख्याल से पुलिस पर हम लोग अंकुश नहीं लगा सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर सेबेस्टियन ने सही बात कही कि यहाँ पर माइनिंग की जो अवस्था है, मैंने कई लोगों से कहा कि भैया इसकी एक शुरुआत कर लीजिए कि भैया ये माइनिंग और जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, इज दिस नॉट अ डिस्ट्रेस टू द कमिंग जनरेशन, बिकॉज यू आर मेकिंग हिम प्रिकेरियस। Because if he doesn't have the natural resources tomorrow, he becomes economically a parasite. Because he loses his economic freedom, and if he loses his economic freedom, he loses his political freedom also.
ऐसे अगर हम लोग इन लाइन पर अगर आम आदमी के सामने अगर चले जाए तो मैं मानता हूं कि पीपल विल थिंक दैट वी आर द ट्रस्टीज ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, एंड बीइंग अ ट्रस्टी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन वी हैव टू सी दैट व्हाटएवर वी एक्सप्लॉइट, that we consume it for ourselves. We do not exploit such a thing that we make the coming future generation a paralytical society. I think so. If we think on these lines, we will have a better prospect in the common man. With these words, I thank you.